आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे मर्डरर की कहानी जो सीरियल किलर की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता था। इसके कई नाम थे, द ब्रुकलिन वैम्पायर, द वेयरवुल्फ ऑफ विस्टेरिया, द ग्रे मैन, अनएज्यूमिंग किलर, ऐसे कई नामों से यह जाना जाता था। इसने अपने लाइफ में कई खून किए थे और खून करके भी ये पुलिस से बचता रहा। यह ऐसे ही एक मर्डर की कहानी है जिसे इस खूनी ने अंजाम दिया और फिर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। तो बात है 7 मई 1928 की। न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम की सैटरडे आफ्टरनून एडिशन में यानी कि न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट छपी थी, यंग मैन एज 18 पोजीशन इन कंट्री, यानी कि जॉब की जरूरत। और नीचे नाम लिखा था एडवर्ड बर्ड और साथ में एड्रेस भी लिखा था 406 वेस्ट 15th स्ट्रीट। एल्बर्ट बर्ड और डेलिया बर्ड ये दोनों पति पत्नी थे और एडवर्ड बर्ड इन्हीं का बेटा था। एल्बर्ट और डेलिया के कुल 7 बच्चे थे। ये फैमिली मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इसीलिए एडवर्ड ने डिसाइड किया कि वो जॉब करेगा और अपने फैमिली को सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने न्यूयॉर्क पेपर में एड छपवा दी। उस टाइम अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को हायरिंग की जरूरत होती थी तो वो न्यूज़पेपर में लोगों की क्वालिफिकेशन के ऐड देखा करते थे और उन्हें कांटेक्ट करके डील करते थे। तो एक दिन भरी दोपहर में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। डेलिया बर्ड दरवाजा खोलती है तो देखती है कि कोई आदमी वहाँ खड़ा होता है। वो नोटिस करती है कि उसका कद छोटा है, 3 पीस नेवी ब्लू सूट, ब्लू शर्ट, ब्लैक हैट, पॉलिश किए हुए ब्लैक शूज, यानी कि अच्छे कपड़े पहने होते हैं। उसके बाल सफेद थे, आंखें नीली थी। डेलिया को लगा उसकी उम्र 60 साल होगी और वो दिखने में भी अच्छा था। एक जेंटलमैन की तरह लग रहा था वो। उस आदमी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि उसका नाम फ्रैंक हावर्ड है और वो एक फार्मर है। उसने कहा कि उसने न्यूज़पेपर में एडवर्ड की ऐड देखी थी और वो चाहता है कि एडवर्ड को अपने साथ काम पर रखे। डेलिया को ये बात काफी अच्छी लगी और डेलिया ने उसे घर में इनवाइट किया। तभी एडवर्ड अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि कोई मेहमान आया है। डेलिया ने एडवर्ड से कहा, इन्होंने हमारी ऐड पढ़ी, ये तुम्हें जॉब ऑफर करना चाहते हैं। एडवर्ड भी खुश हुआ। फिर उन दोनों में बातचीत शुरू हुई। हावर्ड ने उसे बताया कि फार्मिंगडल में उसका एक बड़ा फार्म है जो एक आइलैंड पर है और वो अकेले अपना फार्म और बिजनेस संभाल नहीं सकता, तो उसे एक असिस्टेंट और वर्कर की जरूरत है। वो उसे हर हफ्ते $15 देगा और बाद में कुछ हफ्तों के बाद वो पेमेंट भी बढ़ाएगा। अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें हायर करना चाहूंगा। एडवर्ड को लगा ऐसी अपॉर्चुनिटी तो फिर नहीं मिलेगी। यह आदमी मुझे $15 हर हफ्ते के देने का वादा कर रहा है, तो उसने हाँ कर दी। उनमें डील हुई। फिर हावर्ड ने कहा कि वो सैटरडे को आएगा और एडवर्ड को अपने फार्म लेकर जाएगा। पूरी फैमिली खुश थी। एडवर्ड बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे जॉब मिल गई और वो अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएगा। वो सैटरडे का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दिन गुजरते गए और सैटरडे आ गया जिस दिन उसे काम पर जाना था। एडवर्ड उसका इंतजार कर रहा था कि कब उसे वो पिकअप करेगा। पर सुबह की दोपहर हो गई और दोपहर की शाम, पर उस दिन हावर्ड नहीं आया। एडवर्ड ने सारा दिन इंतजार किया। एडवर्ड को लगा कि वो अब नहीं आएगा, पर उसी रात उनके घर एक टेलीग्राम लेटर आता है। एडवर्ड ने वो लेटर देखा। वो लेटर हावर्ड ने भेजा था। लेटर में लिखा था कि मुझे अचानक अपने बिजनेस के काम के लिए न्यू जर्सी जाना पड़ रहा है और मैं तुम्हें अगले दिन तुम्हारे घर पर लेने के लिए आ जाऊंगा। उसके दूसरे दिन संडे सुबह 11 बजे, जैसा हावर्ड ने कहा था, वो एडवर्ड को लेने पहुंच जाता है। पर एडवर्ड इतनी सुबह तैयार नहीं हुआ उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि वो अचानक से आ पहुंचा था। उसने लेटर में लिखा नहीं था कि वो किस टाइम पे आएगा। तो एडवर्ड ने कहा कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं तैयार होकर आ जाता हूँ। और फिर एडवर्ड अपनी तैयारी करने अपने कमरे में चला गया। तो हावर्ड भी उनके घर में ही उसके तैयार होने तक इंतजार करते हुए बैठा हुआ था। तभी एल्बर्ट और डेलिया की छोटी बेटी, जो कि महज 10 साल की थी, वो वहां पर अपने कमरे से बाहर आती है देखने के लिए कि भैया काम पर जा रहे हैं। हावर्ड उसे देखता है और कहता है कि वो कितनी प्यारी और खूबसूरत है। ग्रेस 10 साल की दुबली पतली लड़की थी। उसके बाल ब्राउन कलर के थे। उसकी आंखें नीले रंग की थी। उस दिन उसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। हावर्ड ग्रेस को अपने पास बुलाता है और उसे अपने साथ बिठाता है, उससे बातें करता है और बातों बातों में उसे $50 कैंडी खाने के लिए भी दे देता है। और वो हावर्ड ग्रेस की माँ से कहता है, आज मेरे भांजी का बर्थडे है। उसका घर यही पास में है, 137th स्ट्रीट, कोलंबस एवेन्यू में। अगर आप कहें तो मैं ग्रेस को उसकी पार्टी में ले जाना चाहूँगा और फार्म पर जाने के लिए अभी वक्त है। अगर आप राजी हैं तो मैं इसे बर्थडे पार्टी दिखाने के लिए ले जाऊँ। पहले तो उसकी बात सुनकर डेलिया ने उसे साफ मना कर दिया, नहीं प्लीज़ आप रहने दीजिए, आप तकलीफ ना करें। पर तभी एल्बर्ट, ग्रेस के पापा, कहते हैं ज़रूर, आप इसे घुमाने के लिए ले जा सकते हैं। एल्बर्ट ने डेलिया से भी कहा, उसे घूम कर आ जाने दो, कम से कम वो कुछ देर अपने अपार्टमेंट से बाहर घूम कर आएगी, उसे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर एल्बर्ट ने डेलिया को कन्विंस कर लिया। डेलिया भी मान गई। उसने भी कहा ठीक है। फिर डेलिया अंदर जाकर ग्रेस के लिए कोट लेकर आई
अब ग्रेस हावर्ड के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हावर्ड ने घर से निकलते वक्त कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और हावर्ड ग्रेस को लेकर अपार्टमेंट से निकलता है। साथ में ग्रेस की माँ और पिता भी बाहर आते हैं। दोनों भी देख रहे होते हैं कि हावर्ड और ग्रेस रास्ते से जा रहे हैं। जाते वक्त ग्रेस काफी खुश थी कि वो एक पार्टी में जा रही है। उसके माँ बाप भी उसके लिए खुश थे, बस वो उस बात से अनजान थे कि ये खुशी कुछ देर के बाद दुख में बदलने वाली थी और वो ग्रेस को आखिरी बार देख रहे थे। एडवर्ड जॉब पर जाने के लिए तैयार हो गया और वो हावर्ड का इंतजार कर रहा था, पर हावर्ड को गए बहुत समय हो गया। पूरी फैमिली अब चिंता में थी। हावर्ड ने भी कहा था कि वो एडवर्ड के तैयार होने से पहले वापस आ जाएगा, पर वो आया नहीं। अब उनकी चिंता डर में बदल गई। पूरा दिन निकल गया, रात हो गई। माँ को डर सताने लगा कि उसके बेटे के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। उन्होंने सारी रात उसका इंतजार किया, पर वो नहीं लौटे। आखिरकार एल्बर्ट बर्ड ने यह बात पुलिस में बताई। पुलिस ने एडवर्ड की कंप्लेंट दर्ज की। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत मिसिंग पर्सन ब्यूरो के 2 डिटेक्टिव को इस काम में लगा दिया। इनमें से एक का नाम था विल किंग। विल किंग इस कहानी का हीरो है। विल किंग को लोग शेरलॉक होम्स से कंपेयर किया करते थे। विल किंग बहुत कम और सोच समझकर बोलने वाला, ज्यादा स्मोकिंग करने वाला और बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर था। ग्रेस के गायब होने की खबर मीडिया में फैल गई तो पुलिस पर भी इस केस का प्रेशर आ गया। मिसिंग पर्सन ब्यूरो के हेड ने लगभग 50 ऑफिसर्स को इस काम में लगा दिया। एक टास्क फोर्स बनाई और विल किंग को उसका हेड अपॉइंट किया और हमारे सारे डिटेक्टिव भाई ग्रेस को ढूंढने में लग गए। ऑफिसर शहर में चारों तरफ फैल गए। उन्होंने सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। छानबीन पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। उन्होंने बर्ड के पूरे घर की जांच की। उन्होंने पूरे घर से हाथों और जूतों के निशान भी लिए, पर यह काम उन्होंने थोड़ी देर से ही शुरू किया था, इसलिए उन्हें कुछ सबूत नहीं मिले। उन्होंने हावर्ड के उस लेटर के बारे में भी वेस्टर्न यूनियन में पूछताछ की। वेस्टर्न यूनियन वो जगह है जहां ऐसे लेटरों का कारोबार होता है। वो लेटर जो कुछ दिनों पहले सैटरडे को भेजा गया था हावर्ड के द्वारा। पुलिस पूछताछ करते करते फार्मिंगडल में भी पहुंची। फार्मिंगडल में दूसरे फार्मर्स से उन्होंने हावर्ड के बारे में भी पूछा, पर वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। ना ही किसी को उसके बारे में पता था, ना ही कोई उसे जानता था। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते करते कई महीने बीत गए, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं आया। बाद में पुलिस भी थक हार कर चुप बैठ गई। केस ऐसा ही पड़ा रहा और टास्क फोर्स के मेंबर्स ने भी केस से रिजाइन कर दिया। पुलिस अब इस केस को भूल गई थी और अपना ध्यान दूसरे केसेस में लगा रही थी, पर विल किंग ऐसे नहीं थे। वो अपनी बात के पक्के थे। वो इस केस को भूले नहीं। उन्होंने भले ही दूसरे केसेस भी संभाले, पर वो ग्रेस बर्ड के केस के बारे में हमेशा सोचते रहते और छोटे से छोटे लीड भी ढूंढते रहते थे। विल किंग ने ग्रेस के परिवार वालों को भी समझाया कि भले ही केस बंद है, पर अगर कुछ सुराग मिलता है तो वो इस केस को रीओपन करवाएंगे। कई दिन बीत गए, हफ्तों के महीने, महीनों के साल हो गए। ऐसे पूरे 6 साल बीत गए, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। अब तो ग्रेस के फैमिली वालों ने भी हार मान ली थी और उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी कि ग्रेस उन्हें कभी मिलेगी भी या नहीं। यहाँ पर विल किंग भी कई केसेस संभालते संभालते बीमार से हो गए थे। वो दिन रात केसेस सॉल्व करने में लगे रहते थे। वो काम में इतना बिजी हो गए कि एक दिन वो बहुत बीमार हो गए। उन्हें 3 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, पर विल जल्द ही ठीक हो गए। जैसे उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला, पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें डेस्क जॉब दे दी। कहा कि आपकी उम्र हो गई है, अब आपको कुछ बैठे बिठाए काम करने चाहिए। पर जाहिर सी बात है, विल किंग कहाँ मानने वाले थे। उनके अंदर का डिटेक्टिव आज भी जवान था। वो ऐसे किडनैपिंग केसेस पर काम किया करते थे। ऐसे कई दिन बीते और एक दिन 2 नवंबर 1934 विल किंग को एक फ़ोन आया। फ़ोन पर बात कर रही थी डेलिया बर्ड। डेलिया ने विल से कहा कि वो तुरंत उनसे मिले। फिर विल इमीडिएटली डेलिया के घर पहुंचे। डेलिया ने बताया कि उन्हें एक लेटर मिला है। विल ने वो लेटर लिया और जांच की। उसकी हैंडराइटिंग और 6 साल पहले की हावर्ड की हैंडराइटिंग सेम थी। विल ने वो लेटर खोला और उसमें लिखा मैसेज उसने पढ़ा तो विल किंग दंग रह गया। लेटर में लिखा था कि 3 जून 1928 को मैं आपसे 406 वेस्ट 15th स्ट्रीट को मिला। उस दिन ग्रेस मेरे पास बैठी और उसने मुझे गाल पर किस किया। तभी मैंने उसे खाने का मन बनाया था तो मैंने उसे पार्टी पर ले जाने के लिए पूछा और आपने हाँ कह दिया। मैं उसे एक खाली घर में ले गया। मैंने उसे बाहर रुकने को कहा। मैं अंदर गया और मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए क्योंकि उस पर खून के धब्बे लग सकते थे। जब सारी तैयारी हो गई तब मैं खिड़की के पास गया और उसे अंदर बुलाया। फिर मैं क्लोजेट के अंदर छुप गया, पर जब वो अंदर आई और उसने मुझे बिना कपड़ों के देखा तब वो डर के मारे रोने लग गई और घर से भागने लगी।
मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि वो ये बात अपनी माँ को बताएगी। फिर मैंने उसके कपड़े उतारे, उसने मुझे काटा और खरोचा। तब मैंने उसका गला दबाया और उसे मार डाला। फिर मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और फिर अपने घर ले गया पकाकर खाने के लिए। जब मैंने उसे ओवन में रोस्ट किया तब वो बहुत ही मीठा और लजीज था। मुझे लगभग 9 दिन लगे उसके पूरे शरीर को खाने के लिए। मैंने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया जो कि मैं कर सकता था। वो आखिर वर्जिन ही मर गई। दोस्तों, असल में ये लेटर बहुत ही लंबा है, पर इसका मैंने सिर्फ जो ग्रेस बर्ड के लिए लिखा था वही पढ़ के बताया। ये लेटर पढ़कर पूरी फैमिली शॉक में थी और आखिरकार उन्हें पता चल गया कि ग्रेस अब जिंदा नहीं है। पर यह लेटर विल किंग के लिए बहुत बड़ी लीड थी। उसने तुरंत लेटर की जांच की, लेटर के एनवेलप के साइज से लेकर लिखावट तक सब बारीकी से देखा। तब उन्हें उस पर कुछ दिखा। उस पर कुछ लिखावट थी जो कि लिखने वाले ने स्क्रैच करके मिटाने की कोशिश की थी। विल किंग ने उसे लाइट में पकड़कर देखा। तब उस पर लिखावट थी NYPCBA। उन्होंने जांच शुरू कर दी तो उन्हें पता चला कि ये एक संगठन है, न्यूयॉर्क प्राइवेट चॉफर्स बेनेवोलेंट एसोसिएशन, जिसका उन्हें एड्रेस भी मिला 627 लेक्सिंगटन एवेन्यू, न्यूयॉर्क। विल किंग एसोसिएशन में पहुंचे। उन्होंने उस संगठन के प्रेसिडेंट से बात की। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ कुछ सैंपल्स चाहिए हैंडराइटिंग मैच करने के लिए। 7-8 घंटे के मशक्कत के बाद उन्हें कुछ सैंपल्स मिले। संगठन के मेंबरशिप के लिए भरे हुए कई एप्लीकेशन फॉर्म की हैंडराइटिंग उससे मैच कर रही थी, पर इतना काफी नहीं था। कोई भी हैंडराइटिंग पूरी तरह से मैच नहीं कर रही थी। कई दिनों तक जांच करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो विल किंग ने प्रेसिडेंट से पूछा कि उनके एसोसिएशन में कोई ऐसे एनवलप अपने पर्सनल काम के लिए यूज करता है या नहीं। तब प्रेसिडेंट ने उनके ऑफिस में एक आदमी को बुलाया। उसका नाम था लियो सिकोस्की। किंग ने उससे कहा कि क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में, तुम्हें कोई सजा नहीं होगी। लियो ने उस एनवलप को देखा और कहा, जब मैं 622 लेक्सिंगटन एवेन्यू में रूमिंग हाउस में था तब कुछ एनवलप उस रूम में छूट गए थे। यह सुनकर किंग तुरंत उस रूमिंग हाउस की तरफ भागे और उन्होंने रूम चेक किया, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर किंग ने वापस उस आदमी से पूछा कि वो और क्या जानता है। तब उसने कहा कि मैं लेक्सिंगटन एवेन्यू से पहले 200 ईस्ट 52nd स्ट्रीट में रहता था, वहाँ भी कुछ एनवलप छूट गए थे। विल किंग वहाँ भी पहुंचा। किंग ने उस घर के मकान मालकिन से बात की और घर की तलाशी ली। उस घर के रूम नंबर 7 में से उन्हें कुछ एनवलप मिले और उसका नाम भी। रूम नंबर 7 को किसी एल्बर्ट फिश के आदमी ने बुक किया था। उन्होंने रजिस्टर में उसका नाम और सिग्नेचर भी देखी। विल किंग ने उसे मैच करके भी देखा तो वो मैच हो रही थी। किंग ने मकान मालकिन से पूछा कि वो अब कहाँ है, तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, वो कब आता है कब जाता है मैं उसके बारे में नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूँ कि वो कभी भी आता है और एक चेक लेके चला जाता है। वो चेक किसी सिविलियन कॉर्पोरेशन का होता था जो उसका बेटा जॉन उसे भेजता था। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। तब किंग ने सोचा, कभी ना कभी तो ये भाई साहब यहाँ चेक लेने के लिए आएंगे, तो मैं काम करता हूँ कि यही कुछ दिनों के लिए ठहर जाता हूँ। तो उसके पड़ोस में ही एक रूम बुक करके रहने लगता है। किंग पूरी तैयारी के साथ वहाँ ठहरे हुए थे। वो सारा दिन रूम पर नजर रखते, खाना खाते, एक्सरसाइज करते और सिगरेट पिया करते या जो कुछ भी स्मोकिंग किया करते। लगभग वो 20 घंटे से ज्यादा अपना काम करते। ऐसे कई दिन बीते। अब किंग भी परेशान हो गए। क्रिसमस का टाइम चल रहा था तो किंग ने सोचा कि क्यों ना कुछ घूमा जाए। तो फिर किंग उस दिन शॉपिंग पर चले गए। 2-3 घंटे घूमने के बाद वो वापस आए और अपने कमरे में बैठे ही थे, तभी उनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने की आवाज आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो उसके सामने मकान मालकिन खड़ी थी। मकान मालकिन ने बड़ी धीमी आवाज में किंग से कहा कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आदमी आधे घंटे पहले यहाँ आ चुका है। उसने जब अपने चेक के बारे में पूछा तो मैंने उसे झूठ कहा कि वो नहीं आया, अभी वो अपने कमरे में ही बैठा है, पर पता नहीं कब तक इंतजार करेगा। किंग ने अपनी गन उठाई और उसके कमरे की तरफ चले गए। उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई कि अंदर आ जाओ। किंग ने दरवाजा खोला और तुरंत उसके सामने खड़े हो गए। जैसा डेलिया बर्ड और एल्बर्ट बर्ड ने कहा था वैसा ही सफेद बाल नीली आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी था। किंग ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। फिर किंग ने उसे कस्टडी में लिया और यह हावर्ड ने सब खुलासा करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उसका नाम एल्बर्ट फिश है और वो लेटर उसी ने ही बर्ड फैमिली को भेजा था और उसने सब कबूल किया कि उसने इस हत्या को कैसे अंजाम दिया। एल्बर्ट फिश ने कहा, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ऐड देखी, लिखा था कि जॉब की जरूरत है। एडवर्ड बर्ड, उम्र 18 साल लिखी थी। मैं उनसे मिला और ग्रेस को देखा और पार्टी के बारे में झूठ बोलकर मैं ग्रेस को एक सुनसान घर में ले गया और उसका गला दबाकर मार डाला। मैंने उसकी गर्दन एक बड़े से पेंट के डिब्बे पर रखी और उसका गला काट दिया और उसका खून उस डब्बे में जमा किया। मैंने उस खून को पीने की कोशिश भी की, पर थोड़ा सा ही पीने के बाद मुझे उल्टी हो गई। वो खून बहुत गर्म था। फिर मैंने उसे नाभि से काटना शुरू किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस किए
और फिर अपने घर ले गया। मैंने उसे पकाकर खाना शुरू कर दिया। मैं उसे रोज थोड़ा थोड़ा खाता था, पर मुझे पूरे 9 दिन लगे उसे खत्म करने के लिए। मैं उसके मीट को खाता और रोज रात को उसके बारे में सोचकर मास्टरबेट करता था। इस तरह एल्बर्ट ने अपनी हैवानियत पुलिस के सामने कबूल की। उसके बयान के बाद पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची। घर का एड्रेस था विस्टेरिया कॉटेज, ग्रीनबर्ग, न्यूयॉर्क सिटी। एल्बर्ट ने वो जगह दिखाई जहां उसकी बची कुची हड्डियां गाड़ रखी थी। पुलिस ने जगह को खुदवाया और ग्रेस के अवशेष बाहर निकाले। फिर एल्बर्ट फिश पर मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट में फिश ने सब सच कहा। उसने कहा कि उसने बर्ड से झूठ बोला कि वो फार्मर है और उसका नाम भी झूठ बताया। पर उसकी एक बात सुनकर बर्ड फैमिली चौंक गई। उसने कहा कि वो ग्रेस को नहीं बल्कि एडवर्ड को मारना चाहता था। ग्रेस तो उसे बाद में दिखी थी, तब उसने अपना इरादा बदल दिया। हाँ दोस्तों, उस दिन ग्रेस अगर उसे नहीं दिखती तो उसकी जगह एडवर्ड मारा जाता। कोर्ट ने एल्बर्ट फिश को इलेक्ट्रिक चेयर की सजा सुनाई, वही जो गुनहगार को तारों का हेलमेट पहनाते हैं और बिजली से करंट देकर मारते हैं। आखिरकार ग्रेस को इंसाफ मिला और हत्यारे को सजा। तो अब बात करते हैं एल्बर्ट फिश की। तो इन भाई साहब का जन्म हुआ था 19 मई 1870 को वाशिंगटन डीसी में। जब ये 5 साल का था तभी इसके पिता चल बसे। अब ये अपने माँ के साथ रहता था। इनके हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए एल्बर्ट की माँ ने एल्बर्ट को ऑर्फनेज में रखा। कुछ सालों बाद उसकी माँ उसे फिर से ऑर्फनेज से घर ले आई, पर इन सालों में उस पर बुरी संगत और बुरी बातों का असर हो चुका था और उसके माइंड पर भी इस चीज का गहरा असर हुआ। जब एल्बर्ट पर ट्रायल चल रहा था तब पुलिस वालों को बड़ी चौंकाने और हैरान कर देने वाली बातें मालूम पड़ी। एल्बर्ट एक साइको किलर था। उसके विक्टिम ज्यादातर 3 से 9 साल के बीच के थे। ये थोड़ा पागल किस्म का था। इसे अपने आप को सुइयां चुभोने में मजा आता था। जब डॉक्टर्स ने उसके बॉडी का एक्सरे निकाला तब उन्हें उसके बॉडी में कई पिन्स मिली जो कि एक्यूपंक्चर थेरेपी में यूज होती है। डॉक्टर्स ने कहा कि ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से इंसान ऐसा करता है। इस बीमारी में मरीज अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेक्सुअल डिजायर के लिए ऐसा करता है। तो ये कहानी थी एल्बर्ट फिश की, जिसने अपनी छोटी सी उम्र से सीरियल किलिंग करना शुरू किया था और लगभग 10 खून किए, पर पुलिस उसके 3 खून को ही साबित कर पाई। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।